सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को होगा। तब तक हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। कायम मकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। केस को ख़ानदानी तनाज़ा न बनाएं तो बेहतर है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग आपस में उलझ पड़ी। अदालत ने मुशावरत का वक्त दे दिया, फिर कप्तान भी मान गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि अदालत को बताया नंबर पूरे न होते तो घर चला जाता, जितने बहरान आए आवाम को आसानियां फराहम करता रहूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि 17 जुलाई को अवाम जिसको चाहें वोट दें, ज़िमनी इंतखाब का जो भी नतीजा आएगा उसको कबूल करेंगे। पंजाब पिछले कई माह से आईनी बहरान दर आईनी बहरान का शिकार रहा है। काबीना ना होने के बावजूद न सिर्फ गंदम को हमने पंजाब की आवाम के लिए अपने किसानों से खरीद कर बफर स्टॉक पूरे किए, 2200 रुपया पर मन गंदम हमने अपने किसानों से खरीदी। अल्लाह के फजल से काबीना के बगैर मुझे लोगों ने कहा कि आप ये इतना बड़ा फैसला 200 अरब की सब्सिडियां करने जा रहे हैं तो ये ना कीजिए, काबीना को आने दें। मैंने कहा नहीं, आवाम परेशान है। हमने 10 किलो के आटे का थैला 160 रुपया सस्ता किया 200 अरब की सब्सिडी देकर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूबे की आवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए दिन रात एक किया। अदालत उज़्मा को बताया, मेरे पास नंबर ना होते मैं घर चला जाता। जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। अगर 17 को आवाम फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे ऐवान मुंतखब होना चाहिए। जितने भी आईनी बहरान आए, मुझे आवाम के आसानियां पैदा करने के मंसूबों से अल्लाह के फजल से कोई रोक सका ना रोक सकेगा। जब तक हूँ सूबे की आवाम की खिदमत करूंगा, ये मेरा वादा है सूबे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि हम ना कल हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मानते थे ना आज मानते हैं, सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक उन्हें कबूल किया है। जबकि फवाद चौधरी ने वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को अपनी जमात के मौक़िफ़ की जीत करार दिया है। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब का बहरान हल करने की कोशिश की है। ना हम कल मानते थे हमजा को एक मुंतखब वज़ीर आला, एक आईनी कानूनी वज़ीर आला, ना आज मानते हैं। हमजा शहबाज का जो नोटिफिकेशन था वज़ीर आला बनने का, वो कालअदम करार दे दिया गया है। पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है। जो पंजाब का बहरान था उसका सुप्रीम कोर्ट ने हल करने की कोशिश की है। और लाहौर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तहरीरी फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। पीटीआई के मुजव्वज़ा अरकान से डिक्लेरेशंस मांग ली गई हैं। ख़वातीन की नशिस्तों पर बतूल जंजुआ, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास को डिक्लेरेशन जमा कराने की हिदायत की गई है, जबकि अक़लियती नशिस्तों पर हब्को गिल और सैमुअल याकूब को डिक्लेरेशन के लिए आगाह किया गया है। एफबीआर ने माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। एफबीआर ने तनख्वाहदार तबके, एओपीज और कारोबारी अफराद के लिए अलग अलग गोशवारे अपलोड किए हैं, जबकि गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। एफबीआर ने माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, जबकि एफबीआर ने तनख्वाहदार तबके, एओपीज और कारोबारी अफराद के लिए अलग अलग गोशवारे अपलोड किए हैं। वकास अजीम से मजीद तफसीलात लेते हैं। वकास, कहिएगा इस खबर के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, एफबीआर ने माली साल के आगाज पर ही जो गुज़िश्ता माली साल के लिए इनकम टैक्स के गोशवारों का फॉर्म है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और तर्जुमान एफबीआर का ये कहना है कि इस साल जो इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख मुकर्रर की गई है वो 30 सितंबर आखिरी तारीख होगी। इस वक्त तक तमाम अफराद इनकम टैक्स के अपने गोशवारे जमा करा सकते हैं और इस मरतबा इनफरादी तौर पर कारोबारी अफराद के लिए अलग अलग इनकम टैक्स के फॉर्म जो है वो अपलोड किए गए हैं। जी, वकास अजीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। लोड शेडिंग का दौरानिया कम हुआ या नहीं, वजारत तवानाई के हुकाम मौसर जवाब न देने पर वज़ीर आज़म बरहम हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास के दौरान कहा कि ये कागजात आगे रखकर बातें न करें, लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। साबिक हुकूमत ने बिजली के प्लांट्स की मुरम्मत का काम नहीं कराया था, कौम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इतने महंगे
तेल के ऊपर और इतनी महंगी गैस के ऊपर जब बिजली बनाएंगे तो हमारा ज़र मुबादला उसके ऊपर कितना खर्च होगा, और जो कि हम एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ तक किया कि जो इम्पोर्ट है हमारे ख़ाम माल की, मशीनरी की, उनके ऊपर भी हमने पाबंदी लगाई आज से 1 महीना पहले, ताकि हम साल में कोई 2-2.5-3 अरब डॉलर उससे बचा लें। इसके लिए हम अब दिन रात बैठे हैं, चाहे वो कोयला है चाहे वो गैस है, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह इंसानी हद तक। इसीलिए बैठे हैं कि सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाएँ। अब हालत यह है कि अगर आवाम के लिए जब एक बहुत शदीद गर्मी में जब उनको पंखा न चले तो वो बददुआएं देते हैं, अगर गैस काटते हैं सनतों से तो वहाँ पर हमारी जो मईशत जो है वो मुतासर होती है, अगर गैस काटते हैं फर्टिलाइज़र प्लांट से तो हमारा जो ज़राअत जो है उसको ख़तरा लाक होता है, अगर गैस काटते हैं टेक्सटाइल से तो हमारी जो एक्सपोर्ट जो हैं उनको धचका लगता है। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज कि, और उसके लिए हम अब सर जोड़ कर बैठे हैं कि क्या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि हम अपनी जो बिजली की लोड शेडिंग जो है उसमें हम कमी ला सकें। फ़िक्र न करें, इंशाअल्लाह हम ज़रूर मुश्किलात हैं लेकिन हम ज़रूर इनको हल करेंगे। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बिजली बहरान का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि लोड शेडिंग की वजह इमरान खान की नालायकी और सी पैक दुश्मनी है। इमरान खान का ज़्यादा बिजली पैदावार का दावा बिल्कुल झूठा था। कोरोना के बायस बिजली की डिमांड में कमी हुई थी। खुर्रम दस्तगीर ने नवंबर से बिजली की कीमत कम होने की खुशखबरी भी सुना दी। ये जो इमरानी झूठ था कि कहीं मुल्क में बहुत ज्यादा बिजली पैदा हो गई है और हमारे पास बहुत ज्यादा वाफर बिजली है, पाकिस्तान की अवाम उसका रोजाना तजर्बा कर रहे हैं कि वो इमरानी दावा गलत और झूठ था। हुआ ये कि कोविड की वजह से 2 साल पाकिस्तान में बिजली की तलब जो है वो दबी रही है, सप्रेस हुई है, क्योंकि बहुत जगह पे शुरू में फैक्ट्रियां बंद थी, कारोबार बंद थे, कारोबार में कमी थी। इमरान खान की जो सी पैक दुश्मनी थी उसका जो एक निशाना, ओवरऑल हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट सी पैक के बने, लेकिन जिस पर बराह रास्त असर हुआ बिजली के हवाले से वो शंघाई इलेक्ट्रिक का थर कोल प्लांट है। और वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि साबिक हुकूमत की नाअहली और गलत कानून साजी की वजह से मुल्क बहरान का शिकार और बिजली की पैदावारी लागत में इजाफा हुआ। मकामी वसाइल पर इन्हिसार बढ़ाने के लिए मनसूबा तैयार किया जा रहा है। तवानाई के शोबे में मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए कमीशन बनाया जाएगा। 4 से 6 माह की मुश्किल के बाद मुल्क की सिमत दुरुस्त हो जाएगी। साल से आपने बिजली की पैदावारी कीमत जो आपकी नाअहली की वजह से बढ़ती चली जा रही थी, आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ती चली जा रही थी, आपके जो आप इंटरेस्ट रेट दे रहे थे उनकी वजह से बढ़ती चली जा रही थी। वज़ीर आज़म ने एक कमीशन जो है कहा है कि वो बनाया जाए जो हर जगह पे ये देखे कि जो होना चाहिए था वक्त से जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। अगर किसी ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, वो कोई भी हो, मैं भी हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने कोताही नहीं या किसी ने कुछ ऐसी चीज की है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है और ऐसा नुकसान पहुंचा है जिसने हमें घुटनों के बल गिरा दिया है, तो फिर जरूर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो अप्रोप्रिएट की जाएगी। इंशाअल्लाह 4-6 महीने की सख्ती के बाद ये मुल्क की डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी और आपको भी यकीन आना शुरू हो जाएगा कि हाँ देखा अब थोड़ी तब्दीली आनी शुरू हो गई, देखा महंगाई थोड़ी कम होनी शुरू हो गई, देखा तरक्की की शरह थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई। पहले भी तो ऐसे ही था, 2013 में क्या था, यही था। तो अगर हमने तब मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता सही डायरेक्शन में लेकर आए तो क्यों अब नहीं लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया गया। वज़ीर आज़म ने नए अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की है, दोनों ममालिक में ताल्लुकात बेहतर बनाने पर गौर किया गया।
امریکہ جانے کے خواہشمند افراد کے لیے خوشخبری ہے۔ امریکی سفارت خانہ اسلام آباد اور امریکی قونصل خانہ کراچی میں انٹرویو کی شرط سے چھوٹ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ترجمان امریکی سفارت خانہ کے مطابق امریکہ کے B1 B2 سیاحتی اور کاروباری ویزا کی تجدید کے لیے انٹرویو میں چھوٹ کی مزید توسیع کی گئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ اب 45 سال سے زائد عمر کے پاکستانی شہری جن کے پاس امریکہ کا درست اور قابل قبول B1 B2 ویزا موجود ہے یا اس ویزے کی مدت گزشتہ 48 مہینوں کے دوران ختم ہو گئی ہے تو وہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے اہل ہیں۔ اس عمل سے پاکستانی شہریوں کے سیاحتی اور کاروباری ویزوں کی تجدید کے عمل میں بھی تیزی واقع ہوگی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے تجارت دلاور سید کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز پر وفد کو بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ معاشی اصلاحات کا مقصد شرح نمو کو بڑھانا ہے۔ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات دینے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی وفد نے پاکستان میں ٹیکسٹائل اور متبادل توانائی کے منصوبوں میں بھی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بھارت کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک کرنے پر پاکستان نے احتجاج کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ بلا کر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ بھارت نے ایران، ترکی، مصر، UN سفارتی مشن اور ریڈیو پاکستان سمیت ٹویٹر پر 80 اکاؤنٹس کو بند کیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی اقدامات عالمی اصولوں اور معلومات کے بہاؤ کے فریم ورک کے خلاف ہیں۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے سفارتی مشن کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو بلاک کرنے سے متعلق اپنے اقدامات کو فوری طور پر واپس لے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے انصاف کی دھجیاں اڑا دیں۔ بی جے پی کی گستاخ عہدیدار کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ توہین آمیز بیان پر گرفتاری کا حکم دیا، نہ سرکاری پروٹوکول واپس لیا۔ احتجاج کے جرم میں گرفتار مسلمانوں کی رہائی کا آرڈر بھی نہیں دیا، بس یہی فیصلہ دیا کہ نوپور شرما ٹی وی پر معافی مانگے۔ چینی ایگریکلچر کاؤنسلر ڈاکٹر گو وین لیانگ نے اسلام آباد میں مینگو فیسٹیول میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر گو وین لیانگ کا کہنا تھا کہ مینگو فیسٹیول میں بے حد مزہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہترین تقریب ہے جس میں مختلف ملکوں کے افراد کو پاکستانی آم کھانے کا موقع ملا۔ Today's event is very good and excellent. It could be help to promote the mango export to the international market, and it also can share different countries' mango culture, right? I think it's a fantastic activity.